आप लोगों को मेरी बातें ये समझ आ रही हैं? आई एम ट्राइंग कि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके आप लोगों को पढ़ाऊँ और आप एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं। इवन इन्होंने भी इतनी डिटेल में 1.5 साल की डिग्री में नहीं पढ़ा होगा जितनी डिटेल में मैं बता रहा हूँ। तो या जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की। बट दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू आप ये चीज़ें समझें। इसके पीछे जो छुपी हिडन लॉजिक है वो समझें। अगर आपको ये लॉजिक समझ आ गई व्हाई वी आर डूइंग दिस और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गुड प्रैक्टिसेस बैड प्रैक्टिसेस को यहाँ पे क्लियर करके आप लोगों को बताता चला जाऊँ। एनीवेज लेट्स रिज्यूम और ये हर ब्रेक में 1-2 बंदे कम होना शुरू हो जाते हैं। कोशिश करें कि ये लेक्चर स्पेशली ये जो चाहे ये 5 दिन चले चाहे 10 दिन चले, इसको लाजमी फॉलो करना है आपको। ठीक है, ये बेसिक सेट कर रहा है और इसके जी बगैर आपको अगला कुछ नहीं क्लियर होगा। ओके जी, आगे चलते हैं। टीम के बारे में हमने कर लिया, कम्युनिकेशन हो गया और स्टेक होल्डर्स को कैसे मैनेज करना है और इसके लिए हमें वो चीज़ हेल्प करती है, वो जो हमने एक बात की थी कि हम स्टेक होल्डर्स की उनका इन्फ्लुएंस, उनका इनिशिएटिंग के अंदर उनका इन्फ्लुएंस, उनका इम्पैक्ट और इंटरेस्ट वगैरह देख के हम उनकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं और उस क्लासिफिकेशन के मुताबिक हम कहते हैं कि यार ठीक है, सो एंड सो स्टेक होल्डर को हमें बड़ा क्लोजली उसको मॉनिटर करना है या सो एंड सो स्टेक होल्डर को हमें बड़ा अच्छे से मैनेज करना है और एक स्टेक होल्डर है उसको विल जस्ट कीप देम इन्फॉर्म्ड एंड दैट्स इट। तो इस तरह की कुछ टेक्निक्स हैं, विल स्टडी दोस, बट हम उसका एक प्लान क्लासिफिकेशन जरूर कर लेते हैं और उसके मुताबिक हम देखते हैं कि किस स्टेक होल्डर को किस तरह हमने इंगेज रखना है इंगेज रखना है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, अब वो बात आती है जिसकी वजह से हमने अभी तक कोई प्लान अपना लॉक नहीं किया, इवन हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी फाइनल नहीं किया। एक इनिशियल पास तो हमने कर लिया हुआ है, बट हमने सॉरी हमने अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट अभी तक फाइनल नहीं की है। व्हाई? बिकॉज हमने रिस्क नहीं आइडेंटिफाई किए थे। अब ये जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन का काम है ना, बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और होता ये है, जो अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो ये कहती है कि आप एक रिस्क रजिस्टर बनाएं और इस रिस्क रजिस्टर के ऊपर लाइक अगर आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करें जैसे मैं बता रहा हूँ तो इसमें आप 1500 के करीब करीब अपने रिस्क आइडेंटिफाई करें। एंड आई टेल यू, अगर मैं आपको अपने तौर पे आप लोग जरूर ट्राई करें और सोचें कोई भी एक प्रोजेक्ट अपने माइंड में, कोई भी एक प्रोजेक्ट प्रॉपर सोचें और उसके बारे में आप रिस्क आइडेंटिफाई करना शुरू करें तो आई कैन टेल यू दिन लगा के भी मैक्सिमम आप 50 रिस्क आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके बाद आपकी बस हो जाएगी, मजीद रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जब मैं कह रहा हूँ ना 1500 रिस्क, तो इसका मतलब है भाई अपने प्रोजेक्ट के ऊपर होने वाला तमाम रिस्क लिख लो। मसलन अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। मसलन ये मैं इधर रिस्क लिखता जाऊंगा और उसके बारे में कुछ करूँ। मेरा जो मटेरियल है वो बारिश की वजह से गीला हो जाएगा, जाया हो जाएगा। अच्छा, मेरा मटेरियल है वो चोरी हो जाएगा। जो साइट पे मटेरियल मंगाऊंगा, रिसोर्सेज और मेरी जो मशीनरी है 1.5 साल उसने ज़ाहिर है मेरे पास रुकना है, तो वो बारिशों की वजह से लेट्स से बारिशें होंगी और ये वो खराब हो जाएगी। अच्छा, एक और हम करते हैं और वो ये करते हैं कि जी मेरा जो सेलर है, जिसने मेरा जो वेंडर है, उसने जो मटेरियल देना है वो क्वालिटी का नहीं होगा, वो ठीक क्वालिटी का नहीं हो सकता, वो वेंडर दरमियान में छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, अच्छा, प्राइसेस जो है वो ऊपर चली जाएंगी, टैक्स लग जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी, डॉलर का रेट आगे पीछे हो जाएगा, कुछ क्रिटिकल रिसोर्सेज एक खास टाइम पीरियड में मुझे नहीं मिलेंगे, जंग लग जाएगी, कोरोना आ जाएगा, व्हाटएवर जो आपके माइंड में आता है, आप सारे रिस्क जो है ना उनको आइडेंटिफाई करते हो एंड एज आई टोल्ड यू उनको रिस्क रजिस्टर पे नोट करते हैं और कैसे नोट करते हैं, कैसे उनको लाइक एक खास फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं। अब मेरे पास 1500 के करीब रिस्क आ गए, इनमें से कुछ रिस्क ऐसे होंगे जिनको मैं सिंपली अपने स्केड्यूल को आगे पीछे करके, रिसोर्सेज को ऊपर नीचे करके, कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेस के अंदर कुछ चीजें ऐड करके एड्रेस कर सकता हूँ। मसलन मैं कहता हूँ कि यार ये जो अभी हमने एक रिस्क आइडेंटिफाई किया था, कॉन्ट्रैक्टर भाग जाएगा, वेंडर भाग जाएगा, तो अब मैं क्या करूंगा यार, वो जो प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हमने बनाए हैं
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 1-2 क्लॉजेज़ ऐड कर दूँ, जो पेनल्टी क्लॉजेज़ होती हैं कि अगर वेंडर भाग गया तो ये पेनल्टी होगी, उसकी इतनी पेमेंट दब जाएगी। प्लस मैं वहाँ पे वो जो वेंडर्स की लिस्ट है, मैं ऑर्गेनाइज़ेशन को कहूँ कि यार उसको रिवाइज़ करो, इसमें यही या जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसको मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब आप वेंडर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, तो उनकी पिछली रेपुटेशन जो है, उसके भी कुछ मार्क्स या कुछ वेटेज रख दें, ताकि हमें वेल एस्टैब्लिश्ड मिले। ये ना हो कि हम कोई बिल्कुल न्यू कमर को दे दें और वो बाद में आगे पीछे भाग के पैसा इकट्ठा कर रहा है और आपका आपके प्रोजेक्ट को भी लेट कर रहा है। तो बेसिकली मैंने ये जो प्लान बनाया, ये जो अभी मैंने बताया, ये मैंने अपना एक प्लान बना लिया है। रिस्क को डील करने का प्लान बनाया है। तो इस प्लान की वजह से आप देखिए कि मेरे प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं। ये जो चेंजेस हैं, ये इसी वजह से मैंने अभी अपनी इन चीज़ों को फाइनल लॉक नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था जब मैं रिस्क आइडेंटिफाई करूँगा, तो उन रिस्क को एड्रेस करने के लिए, इसको हम कहते हैं रिस्क रिस्पॉन्स को प्लान करना। रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग जब मैं करूँगा, तो मेरे इन डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस आएँगी। जैसे अभी मैंने कहा मटेरियल चेंज होगा, लेट्स से। मटेरियल चोरी का भी खदशा है, मटेरियल की बारिश में खराब होने का भी खदशा है, मशीनरी का भी खदशा है। अच्छा, अब स्मार्ट प्रोजेक्ट मैनेजर आता है और वो ये कहता है कि यार हम अपना ये जितना भी एक हम शेड, पार्किंग शेड या इस तरह की कोई चीज़ बना लेते हैं, और ज़ाहिर है हमने 2 साल काम करना है, तो एक शेड बनाने में कोई हर्ज नहीं है। इस शेड के अंदर हम अपना मटेरियल भी रखेंगे और इसमें चीज़ें भी पार्क करेंगे। अपनी मशीनरी वगैरह जितना है वो इसके अंदर हम पार्क कर लेंगे, जब भी प्रोजेक्ट खत्म होगा या बारिशों के दिनों में वगैरह या फोरकास्ट आएगी तो। अच्छा, अब जैसे आपने ये कहा, तो भाई ये शेड बनाना आपके स्कोप के अंदर एक एडिशनल काम ऐड हो गया है। तो आपकी स्कोप स्टेटमेंट चेंज होगी। जैसे स्कोप स्टेटमेंट होंगे, चीज़ चेंज होगी, तो मे बी ये हमें परचेज़ करना पड़े ये वाली फैसिलिटी, या अगर हम खुद बना रहे हैं, तो हमारा डब्ल्यूबीएस के अंदर तो चेंजेस आएँगी और इस काम से रिलेटेड हमारी नई एक्टिविटीज़ जो है वो आ जाएँगी, एक्टिविटी लिस्ट में। और फिर इनके लिए भी हमें रिसोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी, इनके लिए भी हमें ड्यूरेशन करना पड़ेगा, इनके लिए भी हमें कॉस्ट करनी पड़ेगी। पता चले कि ये कॉस्ट ऊपर चली गई। फिर हम कहते हैं यार अब क्या करें? अब ये कॉस्ट ऊपर जाना बज़ाते खुद रिस्क है। अच्छा, अब कॉस्ट ऊपर जाएगा तो हमें कोई एक स्मार्ट बंदा कहता है कि भाई हमें 4 कंटेनर्स या 3 कंटेनर्स चाहिए। 1 कंटेनर चाहिए जहाँ पे साइड के ऊपर लोग ऑफिसेज़ टाइप हम उनको बना के देंगे। 1 कंटेनर चाहिए जो कैफेटेरिया वाला है। 1 कंटेनर चाहिए जहाँ पे उनको बॉक्स वगैरह देने सोना है। तो यार हम इनको इस जिस तरह मैंने अभी आपको सामने स्क्रीन पे, हम इसको इस तरह रख लेंगे कि हमारा ये अलग से कंटेनर शेड बना और हमें मस्जिद भी चाहिए। तो यार इसको हम ऑलरेडी एक शेड या एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक सिंपल एक बैरियर वगैरह या कोई एंट्रेंस वगैरह लगा लेंगे। ये सिक्योरिटी वाला रिस्क जो है वो एड्रेस हो जाएगा और हमारी कॉस्ट भी बहुत ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है? तो इस तरह आप टू एंड फ्रो अब आप देखें आपकी स्कोप स्टेटमेंट, आपकी ये चीज़ें बिकॉज़ ऑफ दिस रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग ये चेंज हो रही हैं। और इसी वजह से हमारे ड्यूरेशन और वो आपको याद है, अब ये नई एक्टिविटीज़ ऐड हो जाएँगी और मे बी ये फर्स्ट मंथ में हो, मे बी या सेकंड मंथ में हो। तो अब आपका उस मंथ की फंडिंग रिक्वायरमेंट, उस मंथ की रिसोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट वो चेंज हो रही है। अच्छा, इसी तरह और भी बहुत सारे लाइक कुछ रिसोर्सेज़ ऐसे होंगे जिसमें सॉरी, हम अपने पास मैंने कहा कि 1500 के करीब रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ रिस्क को तो हम इस तरह कैटर कर लेंगे, बट स्टिल देयर वुड बी सम रिस्क जिनको हम एड्रेस नहीं कर पाएँगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्चुअल में अपने इन तमाम रिस्क का एक क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करूँगा। ये क्या होता है एनालिसिस, विल स्टडी दिस थिंग। लेकिन बेसिकली मैं इन 1500 रिस्क में से वो मेजर रिस्क 80 के करीब, 60 के करीब या 100 के करीब करीब देखना चाह रहा हूँ, जिनके होने का चांस बहुत ज़्यादा है एंड उनके होने की वजह से मेरे प्रोजेक्ट को बड़ा मेजर इफेक्ट होगा। ये जो हाई लेवल, हाई प्रायोरिटी रिस्क हैं, इनको मैं बड़ी डिटेल में प्लान करूँगा और इनके लिए मैं लेट्स से मैं एक बात करता हूँ, लेट्स से मुझे ये डर है कि मैंने जो पार्किंग की नीचे 3 स्टोरीज़ नीचे बेसमेंट में पार्किंग प्लाज़ा या उस तरह की कुछ चीज़ बनानी है अपने हाई राइज़ बिल्डिंग के लिए। और मुझे ये है कि जब मैं ये डिग करूँगा तो वहाँ पे मानसून के दिन होंगे और मैं इस एक्टिविटी को आगे-पीछे भी नहीं कर सकता। तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ड्रेन करने का एक निज़ाम बना हुआ है, लेट्स से मैं उसके लिए एक रिस्क रिस्पॉन्स
प्लान बनाता हूँ और उस रिस्क रिस्पॉन्स प्लान के अंदर मैं एक कॉन्टिजेंसी प्लान बनाता हूँ। कॉन्टिजेंसी प्लान ये है कि अगर मेरा ये सारी एहतियातें करने के बाद भी मेरा अगर फिर भी रिस्क रह जाता है, तो मैं एक बैकअप प्लान बना के रखूँ। बैकअप प्लान ये होगा कि मैं कुछ फंड्स अपने पास रखूँगा और या मैं कुछ फंड्स से पहले किसी वेंडर से इसका अरेंजमेंट कर लूँगा कि भाई अगर शॉर्ट नोटिस में मुझे इतने पंप्स चाहिए तो आप मंगवाना। अब इसका ऑपरेटर भी मुझे चाहिए होगा, इस पंप का फ्यूल की रिक्वायरमेंट्स भी होगी और प्लस ये जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, पंप चाहिए, ये मेरा एक कॉन्टिजेंसी प्लान बन जाएगा। कॉन्टिजेंसी प्लान वो होता है कि अगर रिस्क अकर करेगा, तो हम ये करेंगे। अगर रिस्क अकर नहीं करेगा, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हमारा खर्चा या टाइम बचेगा। रिसोर्सेज़ हमें चाहिए नहीं होगी बट ऑब्वियसली इसकी वजह से मेरी रिसोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट, मेरी ड्यूरेशन, मेरी कॉस्ट फिर चेंज हो रही है। ये जो मैंने पहले आपको रिसोर्सेज़ की एग्ज़ाम्पल दी, वो ये थी कि भाई आपका वेंडर का भागने का डर है, तो आप भागने का वेट नहीं करोगे कि पहले रिस्क जाए, वेंडर भाग जाए, तो आप उसको कुछ करोगे, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि इर्रेस्पेक्टिव रिस्क अगर करे या ना करे, अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये क्लॉज़ डाल लो। इर्रेस्पेक्टिव के चोरी हो या ना हो, रिस्क अगर करे या ना करे, आप वो शेड लगा लो, आप वो बाउंड्री वॉल बना लो। ये जो मैंने प्लान किए थे, ये प्लान थे अनकंडीशनल। अनकंडीशनल इन अ वे कि आई डिडंट वेट फॉर रिस्क टू अकर। मैंने ये कहा कि रिस्क अकर करता है या नहीं करता, प्रोएक्टिवली ये काम कर लो। एक वो है, ये जो कॉन्टिजेंसी वाले प्लान्स हैं, ये वो प्लान्स हैं जो मैं ये कहता हूँ कि अगर रिस्क अकर किया, अगर बारिशें हो गई और पानी इकट्ठा हो गया और धूप ना निकली, तो मैं ये प्लान एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है? सो हम कुछ कॉन्टिजेंसी प्लान्स बनाते हैं, कुछ हम उसी वक्त प्लान बना के इम्प्लीमेंट कर देते हैं, बट इन एनी केस इसकी वजह से इसकी वजह से मेरा ये जितनी भी अभी कुछ मैंने चीज़ें सेट की थी, वो सब दोबारा से मतलब मुझे एडजस्ट करनी पड़ती हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जैसे ही मैं वापस जाके ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये नई चीज़ें रिस्पॉन्स प्लान बनाता हूँ, उसकी वजह से कुछ नए रिस्क आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ठीक है? मसलन अगर मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ, मैंने कहा कि भाई वो पंप होंगे और वो पंप जो है ना पानी निकालेंगे। अच्छा, हम पानी निकालेंगे लेकिन अगर ज़्यादा हो गया या इन पंप का फ्यूल खत्म हो गया तो क्या होगा? अब इस फ्यूल के बैकअप के लिए भी मैं कुछ रखूँगा या नहीं रखूँगा? सो बेसिकली आप जितने भी रिस्पॉन्सेज़ बनाते हैं, उन रिस्पॉन्सेज़ की वजह से कुछ ना कुछ आपका नए रिस्क आ जाते हैं और फिर आप उनको दोबारा उनका एनालिसिस करते हो, उन रिस्क का अलग से रिस्पॉन्स प्लान बनाते हो। अब ये जो रिस्पॉन्स प्लान है वो फिर से आपकी एस्टिमेट्स और उनको चेंज कर देते हैं। सो दिस वे you just iterate this process so many times until you reach a final stable optimum solution. ये जो मैंने आखिरी जुमला बोला ये आपको समझ आ गई कि हम बार बार आइट्रेशन में ये चीज करते रहते हैं, एडजस्टमेंट करते रहते हैं टिल द टाइम हमारे पास एक फाइनल ऐसा प्लान आ जाए जो मुझे लगे कि यार वाकई अब ये एक रियलिस्टिक अचीवेबल प्लान है और इसमें मैंने तमाम पॉसिबल रिस्क को जितने भी ज़ाहिर है कुछ ऐसे अभी भी होंगे जो ज़ाहिर है मेरी सोच से बाहर होंगे, जैसे कोरोना का हम बात कर रहे थे, उनको कैसे डील करना है, विल टॉक अबाउट दैट। बट मेरा जो प्लान आया है वो इस हद तक रियलिस्टिक है और वो इस हद तक कंप्लीट है कि मैं कह सकता हूँ कि यार नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और अगले स्टेप्स को हम देखें, जरा अप्रूवल की तरफ हम जाएं। लेकिन इस स्टेज तक हमारी कोई चीज लॉक नहीं होती, ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ऑल्दो हम एक स्केजुअल बनाएंगे तो सही, एक बजट बनाएंगे तो सही, लेकिन ये फाइनल और हतमी नहीं होगा, ये बेस लाइन नहीं कहलाएगी। बेस लाइन तब होती है जब ये फाइनल, आपको कल मैंने 3 बेस लाइन्स का ज़िक्र किया था। एक स्कोप की बेस लाइन थी, एक आपकी टाइम की बेस लाइन थी और एक बजट की। ये तीनों बेस लाइन अभी नहीं बनी। बेस लाइन वो वर्ज़न होता है जो फाइनल वर्ज़न अप्रूव जब हो जाता है और वही वर्ज़न फिर हम एज़ अ रेफरेंस टू चेक आवर परफॉर्मेंस।
यूज करते हैं उसको हम बेसलाइन कहते हैं। विल टॉक अबाउट दिस बेसलाइन इन डिटेल, बट फॉर नाउ बेसलाइंस नहीं बनती जब तक कि ये सारी चीजें फाइनल ना हो जाए। सो जब ये काम हो जाता है, नाउ आई कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब मैं अपनी प्रोक्योरमेंट की स्ट्रेटजी और डॉक्यूमेंट्स को फाइनल कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड सारे रिस्पॉन्सेज आ गए हैं। और फिर आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि कुछ चेंज मैनेजमेंट प्लान एक अलग से प्लान होता है और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान एक अलग से प्लान होता है। अब मेरे को टाइम आ गया है कि मैं चेंज मैनेजमेंट प्लान को बना सकूं। इससे पहले तो मुझे चेंज रिक्वेस्ट की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज नथिंग वाज फाइनलाइज्ड येट। अगर मैं इनको फाइनल करता तो फिर तो मैं हर 5 मिनट बाद एक नई चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट करता और वो मुझे अप्रूव करके देते, मैं फिर नीचे आता, फिर इसका आइडेंटिफिकेशन रिस्पॉन्स लाने के बाद फिर चेंज हो जाता। इसलिए मैंने इसको ओपन रखा। सो अब जब ये सारी चीजें होंगी, नाउ वी नो कि यार एक चेंज मैनेजमेंट प्लान बना लिया जाए और एक मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान भी बन जाए। अच्छा, जब ये हो जाता है तो अब मेरा पूरा प्रॉपर, यहाँ पे एक स्टेप लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे आप ऐड कर लें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान हम फाइनल करेंगे। और वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कैसे फाइनल होगा? आपको कल मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर कुछ प्लान्स होते हैं। सबसे पहले दो चीजें होती हैं कि हमारी डेवलपमेंट अप्रोच क्या होगी। दूसरा हम कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होगा, फेजेस में होना है नहीं होना वगैरह वगैरह। उसके बाद मैंने कहा था कि हम तमाम नॉलेज एरियाज के जो प्लान्स हैं, 9 प्लान्स, 10 नॉलेज एरिया, एक तो इंटीग्रेशन वाला है, उसके अलावा तमाम नीचे वाले नॉलेज एरिया के 9 प्लान बनेंगे। प्लस हमने कहा था कि स्कोप के साथ एक एडिशनल प्लान बनता है जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, उसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। ये हो गया 10th। उसके बाद चेंज मैनेजमेंट प्लान एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान, इन टोटल 12 मैनेजमेंट प्लान्स बनेंगे जो ऊपर जाके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा बनेंगे। प्लस इसके साथ 3 बेस लाइंस होती है। ये मैंने कल आपको बताया था, ये सब मिला के मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनता है। लेकिन आपको याद है कि मैंने शुरू में आपको बताया कि अभी मेरे जो हर एरिया नॉलेज एरिया के प्लान्स हैं, उसमें मैंने सिर्फ एक पार्ट बनाया और वो पार्ट कौन सा था? वो पार्ट था हाउ टू प्लान वाला। But now I know what I have to do during execution and what I have to do during monitoring and control. So now I can write plans about how to execute and how to monitor and control. और जब मैं ये काम भी कर लूंगा, ये 9 के 9 नॉलेज एरियाज के प्लान कंप्लीट हो जाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ जी। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ये, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हम चेंज मैनेजमेंट प्लान एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान को अलग से मेंशन ना करें, अलग से एक सेपरेट प्लान ना हो, बल्कि लेट्स से मैंने कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया और छोटा प्रोजेक्ट है मेरा, तो कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर ही मैंने लिख दिया प्लान फॉर मैनेजिंग कॉस्ट चेंजेस। तो मैंने कॉस्ट से रिलेटेड चेंजेस कैसे मैनेज करनी है यहाँ पे लिख दिया। और फिर कॉन्फ़िगरेशन अबाउट कॉस्ट चेंजेस वो मैंने यहाँ लिख दी। इसी तरह जब स्केड्यूल का प्लान बनाया तो उसी के अंदर एक पैराग्राफ, एक टॉपिक, एक हेडिंग ऐड कर दी, हाउ टू मैनेज स्केड्यूल रिलेटेड चेंजेस। सो दैट मींस ये प्लान फिर भी एग्जिस्ट तो कर रहा होगा और इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान फिर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, बट अलग से प्लान के तौर पे नहीं होगा। एज अ पीएमपी कैंडिडेट you must know that this plan stays there either within these plans or as a separate plan। लेकिन ये प्लान होता जरूर है, चाहे वो एक पैराग्राफ की शक्ल में, एक चैप्टर की शक्ल में इन्हीं प्लान्स का हिस्सा बन जाए या अलग से हो। और बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि आप चेंज मैनेजमेंट प्लान एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान को कंबाइन करके एक प्लान लिख देते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बड़ा इंटरलिंक्ड है। अच्छा, एनीवेज, आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एक फाइनल रियलिस्टिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, रियलिस्टिक मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमने सारे एस्टिमेट्स, अपनी रिस्क प्लानिंग और वो सारी चीजें कैटर फॉर, इवन ये भी रिस्क के अंदर ना हम ये भी देखते हैं कि यार अगर एक चीज है, एक एक एक्टिविटी है और वो एक्टिविटी 8 दिन भी ले सकती है, 9 दिन भी ले सकती है, 10 दिन भी, बिकॉज ऑफ सम अनसर्टेनिटी। रिस्क
नाम ही अनसर्टेनिटी का। जब आपको याद होगा मैंने आपको रिस्क की डेफिनेशन, फैक्ट की डेफिनेशन एंड अजम्पशन की डेफिनेशन बताई थी। तो हमने रिस्क की डेफिनेशन में पढ़ा था इट मे और इट मे नॉट अकर, दैट मींस थिंग्स आर अनसर्टेन। ये जो अनसर्टेनिटी है कि 8 दिन की लगेगी, 10 दिन की लगेगा ड्यूरेशन, 13 दिन का होगा, कितना होगा? अगर ये एक एक्टिविटी पे ये हाल है तो सोचेंगे मेरे पास तो कोई 800 के करीब एक्टिविटीज है बड़े प्रोजेक्ट में, 1000 के करीब एक्टिविटीज है, तो ये कितना बड़ा मेरे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के अंदर वेरिएशन ला सकता है। तो इस वेरिएशन की जो अनसर्टेनिटी है वो भी हम रिस्क रिस्पांस प्लानिंग के अंदर डील करते हैं। कैसे करते हैं, विल टॉक अबाउट दैट जब हम रिस्क का नॉलेज एरिया पढ़ेंगे। बट नाउ जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मैं ये कहूंगा कि यार 80% मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरे इसी ड्यूरेशन इसी बजट के अंदर हो जाएगी। ये 80% कैसे आया, हम इसको क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं एक्चुअली, ठीक है। एनीवेज, अब मेरे पास वो रियलिस्टिक है बिकॉज टीम ने खुद ये प्लान बनाया, मिल के बनाया है, और हमने सारे एस्पेक्ट्स को बड़े अच्छे से कंसीडर किया है और बेसलाइंस भी आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का इंक्लूडिंग बेसलाइंस मैं फॉर्मल अप्रूवल लूंगा। इस फॉर्मल अप्रूवल को बेसिकली दो तीन चीजें हो सकती हैं। एक चीजें तो ये, एक पार्ट तो ये हो सकता है कि मैं एक ना पूरा पेज प्लान के आखिर पे एक चैप्टर बनाऊं और उसका उसका नाम ही मैं लिख दूं अप्रूवल्स। अप्रूवल्स के अंदर तमाम फंक्शनल हेड्स जिन्होंने, ये तमाम रिसोर्स मैनेजर्स, इसको रिसोर्स मैनेजर्स भी कहते हैं, फंक्शनल मैनेजर्स भी कहते हैं, लाइक एचआर डिपार्टमेंट। ये एचआर डिपार्टमेंट एक फंक्शनल डिपार्टमेंट है, तो एचआर मैनेजर रिसोर्स मैनेजर भी है क्योंकि मुझे एचआर रिसोर्सेज देनी है, प्रोक्योरमेंट ने प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड रिसोर्सेज देनी है एंड सो ऑन। तो इसको फंक्शनल मैनेजर को या रिसोर्स मैनेजर को, इन रिसोर्स मैनेजर्स ने ओके किया है उस बात को, जो मैंने कहा था कि इस मंथ में ये रिसोर्सेज चाहिए और हमारे पास हैं, इसने कमिट किया है, तो मैं इनके सिग्नेचर्स यहाँ पे ले लूँ, आखिर पे मैं फाइनल सिग्नेचर लूँ स्पॉन्सर का। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो कि मैं प्रोजेक्ट स्पॉन्सर से अप्रूवल ले लूँ और वो मुझे कहे कि भाई बाकियों से ओके कर लिया, या मैं स्पॉन्सर से अप्रूवल लेके और ये जो आगे किक ऑफ मीटिंग है, किक ऑफ मीटिंग में वी इनवाइट ऑल मेजर स्टेक होल्डर्स और उनको हम इस प्लान के ऊपर ओके करवाते हैं। ठीक है, और दैट मीन्स हम सब के ये किक ऑफ मीटिंग में बहुत कुछ होता है, हम उनको बुलाते हैं, सिर्फ खाना पीना नहीं होता, बल्कि आप हर स्टेक होल्डर को बताते हैं कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज हाउ वी हैव प्लान्ड दिस प्रोजेक्ट, अगर किसी को अभी कोई मसला है तो अभी बता दें। लेकिन इससे पहले भी ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, ये पेपर पे, ईमेल्स पे आगे पीछे बड़ी दफा घूमेगा। हम हर हर पॉइंट कंसर्न बंदों से अप्रूवल लेके करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। जब ये सारे काम हो जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि नाउ माय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज रेडी एंड आई कैन मूव टू द नेक्स्ट फेज और नेक्स्ट स्टेप व्हिच वी कॉल एज एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस फ्लो। एक बात, रिक्वेस्ट चेंजेस इधर भी हैं। ये पहली बात कि जब तक प्लान फाइनल नहीं हुआ, सिग्नेचर नहीं हुए, अप्रूव नहीं हुआ, बेस लाइन्स, क्योंकि जैसे ही देखें ये साइन होगा तो ये बेस लाइन बनेगी, तो बेस लाइन जब तक नहीं बनी उस वक्त तक मुझे चेंजेस की जरूरत नहीं है। लेकिन जब प्लान अप्रूव हो गया ना, अब कोई चेंज आएगी। एक्चुअल में होता ये है, जब हम, मैंने आपको कहा था कि एक कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर रोलिंग वे प्लानिंग का। रोलिंग वे प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि भाई प्रोजेक्ट 90% ऑफ द थिंग्स तो मुझे क्लियर है अभी स्टार्ट में ही, प्लानिंग के वक्त ही, लेकिन 10% कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे अभी क्लियर नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि आई वेट फॉर द टाइम जब मुझे ज्यादा क्लैरिटी आ जाए, एस्टिमेट मेकिंग मार्केट में मिल जाए, या मे बी वो अनसर्टेनिटी थोड़ी क्लियर हो जाए। जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट में आगे चलते जाते हैं तो आपको वो अनसर्टेनिटी जो पिक्चर आज से 3 साल बाद की है या 2 साल बाद की है, वो क्लियर नहीं होती सारे शुरू में, लेकिन 1 साल बाद आपको उस पर क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। तो वो जो 10% चीजें हैं वो हमने प्लान नहीं की हुई, या कुछ एस्पेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर ऐसे होते हैं जो मैंने अपनी तरफ से तो पूरे प्लान किए थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि भाई वो प्लानिंग वाज नॉट सफिशिएंट। तो मुझे अब मजीद प्लानिंग की जरूरत है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रीप्लानिंग थिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट आई हैड नॉट अर्लियर प्लान्ड। जब ये सारा हम बात कर रहे हैं, इस वक्त हमने प्लान नहीं किया था, बट हम एग्जीक्यूटिंग में चले गए और एग्जीक्यूटिव में जाके हमें अंदाजा हुआ कि यार
हमने पूरी तरह से प्लान नहीं किया, या कुछ चीजें हमने इंटेंशनली रोलिंग वेव प्लानिंग के कॉन्सेप्ट के तहत हमने छोड़ दी थी। हम इसको प्रोग्रेसिवली फर्दर एलैबोरेट करेंगे। ये दो टर्म्स हम यूज करते हैं, प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन एंड रोलिंग वेव प्लानिंग। रोलिंग वेव प्लानिंग के तहत हम कुछ चीजें छोड़ देते हैं एंड वी से कि हम इस चीज को प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता फर्दर एलैबोरेट करते रहेंगे इस प्लान को। अगर इसकी वजह से इस रोलिंग वेव प्लानिंग 6 महीने बाद, 5 महीने बाद मेरे इन प्लान्स के अंदर ज़ाहिर है चेंजेस आएंगी। मेरे WBS में भी चेंज हो सकता है, ड्यूरेशन चेंज हो सकता है, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो फिर उस स्टेज पे तो मैं प्लानिंग ही रहा हूँ, मैं हूँगा तो प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में ही। लेकिन अब उस वक्त क्योंकि मेरा प्लान फाइनल साइन हो चुका होगा, इसलिए मैं उसके अंदर चेंजेस ऐसे नहीं कर सकता जैसे ये इन आइटरेशंस में कर सकता था। उसके लिए मुझे चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी पड़ेगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है। एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे कि इसके बाद क्या होगा, इससे पहले क्या होगा, लेकिन अगर आपको उसका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पता है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है तो आपको ये सीक्वेंस भी पता होगा कि कौन सी एक्टिविटी पहले क्यों परफॉर्म करते हैं, लॉग क्यों नहीं करते हैं, बाद में क्यों करते हैं, ये लॉजिक्स पता होंगी तो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ट्रस्ट मी, प्लानिंग के अंदर यू कैन स्कोर वेरी गुड, बहुत अच्छा से आप स्कोर कर सकते हो। अच्छा, इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं, ठीक है। वो एक्सरसाइजेस हम जरूर करेंगे, बट आई वांट कि आप टाइम लें, और बाकी लोग भी वो एक्सरसाइज हम कल कर लेंगे। आई वांट कि आप टाइम लें और उस टाइम के अंदर आप इन चीज़ों को समझें और अच्छी तरह समझें। ये लेक्चर दोबारा लेके और एक एक एक्टिविटी को अपने पास नोट करें कि अच्छा ये होता है, अच्छा फला होता है, ये होता है, ये यूं नहीं है, वो नोट्स बनाएं। और फिर उन नोट्स को कल की क्लास के से पहले आपने पढ़ना है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आई होप कि आप इसके साथ मतलब यू विल कोऑपरेट एंड यू विल डू दैट फॉर योर बेनिफिट, ठीक है जी। अच्छा, अब प्लानिंग से रिलेटेड कुछ और बातें भी हैं जो मैं ऑलरेडी इसके दौरान भी एक्सप्लेन करता हूँ, बट स्टिल लेट्स सी क्या है। एक बात तो मैंने कहा था कि हम जो प्रोजेक्ट के दौरान री प्लानिंग करते हैं वो री प्लानिंग नहीं होती इन जनरल। जो चीजें मैंने खुद इंटेंशनली प्लान के लिए छोड़ दी, या मुझे एहसास था हुआ कि यार इसको ये एस्पेक्ट प्रोजेक्ट के वो प्लान नहीं हो सके, उसको फर्दर प्लान करना है, तो ये जाहिर है ये री प्लानिंग नहीं कहला सकती। री प्लानिंग वो है जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर, जब मेरे पास चेंज रिक्वेस्ट आई थी। चेंज रिक्वेस्ट ये है परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, ये जो ऊपर लिखा हुआ है परफॉर्म ICC, इसको हम कहते हैं PICC प्रोसेस, परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसेस। ये चेंजेस, चेंज रिक्वेस्ट जगह जगह से आती हैं, लेकिन वो जो इंटीग्रेशन वाला नॉलेज एरिया वहां पे चेंज कंट्रोल बोर्ड के सामने पेश होती है, और वो चेंज कंट्रोल बोर्ड वो चेंजेस अप्रूव करता है। लेट्स से आपने एक चेंज अप्रूव हुई कि आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन चेंज हो गया। अब जैसे ड्यूरेशन चेंज होगा तो जाहिर है बेसलाइन चेंज हो जाएगी, और उसकी वजह से मुझे सारी चीजें दोबारा मे भी प्लान करनी पड़े। ये जो प्लान हो रहा है इसको हम कहते हैं री प्लानिंग। और ये री प्लानिंग प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये री प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप का हिस्सा है। तो आपने री प्लानिंग एंड प्लानिंग को मिक्स नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद है आपने कहा, जैसे मैंने कहा, रिविजिट करनी पड़ती है प्लानिंग। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टेक होल्डर जो पहले आपको नहीं पता था और अभी आपको नया स्टेक होल्डर पता चल गया, आपने मिस कर दिया। जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दी, मेट्रो के ऊपर में भी एक चीज ओवरलुक हुई है, लाहौर वाले या ऑरेंज लाइन की, सॉरी, ठीक है, हम हाइपोथेटिकल कहते हैं, लेट्स से वो ओवरलुक हो गई थी कि जो है ना कल्चरल हेरिटेज डिपार्टमेंट, उनका इन्होंने इनपुट या अप्रूवल नहीं लिया या कंसिडर नहीं किया, वट एवर यू कॉल इट, ठीक है। तो उसकी वजह से अब ये एक नया स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई हो गया। इस नए स्टेक होल्डर की वजह से मेरी सारी प्लानिंग में भी, मैं फिर अगेन हाइपोथेटिकल कहता हूँ, वो कहता है भाई ये 200 मीटर के अंदर तो नहीं आ सकते, तो आप इसको, आप अपनी ट्रेन को यहाँ से यूं घुमाएं, इसका रूट ही चेंज करना पड़ा। एक नया स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई हो गया और उसने नई रिक्वायरमेंट डाल दी। या इसी तरह एक नया रिस्क जो है वो किसी के जेहन में आया कि सर ये फला रिस्क, ये जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं शुरू में, ये कंप्लीट नहीं होती। इनफैक्ट हम थ्रू द प्रोजेक्ट बार बार करते रहते हैं। रात को सोते हुए किसी भी टीम मेंबर के माइंड में एक रिस्क आ गया ना, तो आप उसको रिस्क रजिस्टर में ऐड करते हो।
उसने हाईलाइट किया सुबह आके कि सर वो एक रिस्क मेरे माइंड में आया, ये अगर हो गया तो, एंड इफ दैट इज अ रिस्क, आप उसको जरूर ऐड करोगे। अब वो रिस्क जब आया तो नई आपने दोबारा से उसको एनालाइज किया, नई रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग की, तो ज़ाहिर है दोबारा से अब आपको प्लान बनाना पड़ेगा। इसी तरह आपके पास वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, प्रोग्रेसिव कोलैबोरेशन के थ्रू आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो पहले अवेलेबल नहीं थी, अब अवेलेबल हो गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अब आपकी अगेन प्लानिंग, ये रोलिंग वेव प्लानिंग का टर्म भी यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये उसके तहत भी आपको मे बी दोबारा से कुछ चीज़ें प्लान करनी पड़े। अच्छा, अब हम एग्जीक्यूटिंग में, मैं चाहूंगा अभी वी स्टिल हैव 8 मिनट्स, मैं बजाय इसके कि प्लानिंग की एक्सरसाइज कराऊं, मैं एग्जीक्यूटिंग में एंटर हो रहा हूँ, लेकिन कल वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर with that exercise, and I would request you people to actively participate in that rather than staying silent and keeping your mics at mute all the time. I would request you people to actively participate. ठीक है, प्लीज। अच्छा जी, आगे चलिए। और अब हम आते हैं, हमारा प्लान रेडी है। जब प्लान रेडी होगा तो अब मैं काम शुरू करूंगा एज पर दैट मैनेजमेंट प्लान। सो विल एग्जीक्यूट द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। एक बात, इसके अलावा हम जैसे जैसे काम करते जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट डिलीवरेबल्स बनना शुरू होंगे। इन डिलीवरेबल्स का नाम हमने रखा हुआ है फिलहाल इंटरिम डिलीवरेबल्स। ठीक है, जो दरमियान के छोटे छोटे डिलीवरेबल्स हैं, दरवाजे बन के आ गए हैं, खिड़कियां बन के आ गई हैं, ग्लास कट के आ गया हुआ है, ठीक है, और इस तरह टंकी आगे भी है, पाइप्स आगे हुए हैं, तो ये इंटरिम डिलीवरेबल्स है, पूरा घर नहीं है ऑब्वियसली। अच्छा, अब जब जहां जहां काम हो रहा होता है, उस काम के नतीजे में आपको बाज दफा चेंजेस करनी पड़ती हैं, बिकॉज आपका प्लान सही नहीं था या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आप चेंज रिक्वेस्ट यहाँ पे शुरू में ही, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क, वो 2 साल 3 साल का प्रोजेक्ट है, तो आपकी चेंजेस रिक्वेस्ट आती रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, वो जब ये हम एग्जीक्यूटिंग में अभी ना इस टाइम एग्जीक्यूटिंग के अंदर है, तो जब आगे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग भी साथ साथ चल रही होगी, तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का मैंने कहा था कि वो साथ साथ इन पैरेलल चलती है। उसके नतीजे में चेंज रिक्वेस्ट जाती हैं सारी की सारी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में। जितनी भी चेंज रिक्वेस्ट जहाँ से भी आएंगी वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में जाएगी, और वहाँ पे वो जो अभी मैंने एक प्रोसेस का नाम लिया था PICC, परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, जिसके अंदर एक चेंज कंट्रोल बोर्ड बैठता है। ये हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे डिटेल में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, हम पढ़ेंगे इसको बड़ी डिटेल में। तो चेंज कंट्रोल बैठता है, वो हो सकता है कुछ चेंजेस को रिजेक्ट कर दे, कुछ चेंजेस को अप्रूव कर दे। वो जब चेंज अप्रूव हो जाती है, आपका प्रोजेक्ट रीप्लान होता है। अब नए प्लान के मुताबिक भी काम तो फिर भी इधर एग्जीक्यूटिंग में ही होगा, चाहे आपका ओरिजिनल प्लान हो, आप उसके मुताबिक काम कर रहे हो, या अब आपकी चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव होकर आ गई हुई है, तो भी काम आपका इधर ही होगा इस जगह पे। तो आप अब वो चेंज रिक्वेस्ट जो अप्रूव होगी उनको इम्प्लीमेंट करोगे। तो आप अपना प्लान इम्प्लीमेंट करते हो, या फिर जो चेंजेस अप्रूव होती है उनको इम्प्लीमेंट करते हो। और इस दौरान जितना भी आपके पास डाटा गैदर हो रहा है, व्हाट डू वी कॉल दिस थिंग, WPD, कोई मुझे बता सकता है? अगेन MSPM वाले नहीं बोलेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट उमर एंड साद एंड जिशान, can you tell me what this word WPD stands for? Not Danish, आप नहीं, आप म्यूट ही रहे। वर्क परफॉर्मेंस डाटा। वर्क परफॉर्मेंस डाटा। सो क्योंकि मेरा वर्क परफॉर्म हो रहा है, वेल डन जिशान, क्योंकि मेरा वर्क परफॉर्म हो रहा है एग्जीक्यूटिंग के अंदर, तो उस वर्क से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो आता रहेगा। लाइक सप्लाईज आ गई, मटेरियल आ गया, टेस्टिंग हो गई, दीवार बनना शुरू हो गई, ठीक है, रिसोर्सेज एक्वायर हो गई, वगैरह वगैरह, ये जितना भी डाटा है ये मुझे मिलता रहेगा। ये फिर आगे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में इसको हम एवेलुएट करेंगे। एनीवेज, अब ये डाटा आ गया, और प्रोजेक्ट के ऊपर बनने वाला जितना भी नॉलेज है, जितना भी नॉलेज, वो हम शेयर करेंगे दूसरों से थ्रू कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली ये प्रोग्रेस है, फला प्रोग्रेस है, ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, ये रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, ये चेंजेस अप्रूव हो गई हैं, एंड सो ऑन। जितना भी प्रोजेक्ट के ऊपर, और लेसन लर्न सबसे इंपॉर्टेंट एक और नॉलेज होता है जिसको हम लेसन लर्न कहते हैं। तो वो जो डाटा था, अगर आपको याद हो, जो जो हम कहते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट के दौरान जितना भी हमारा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डाटा, या
लेसन लर्न जनरेट होते हैं जो कि आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हम आखिर में सेव करेंगे, तो वो यहाँ से बन रहा होता है। अच्छा, फिर अब मैं इस स्टेज पे आने से पहले आई वुड गो बैक और मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊँगा और फिर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। ये चार्ट आपने देखा होगा। इस चार्ट के अंदर हमने ना अभी कुछ बातें पढ़ी हैं और इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप है और इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर सिर्फ 2 प्रोसेस थे। एक था डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर और एक आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर। और इन 2 प्रोसेसेस के नतीजे में 3 चीज़ें बन रही थी। वो 3 चीज़ें क्या है? एक था चार्टर, एक था असम्पशन लॉग और एक था स्टेक होल्डर रजिस्टर। फिर हम इधर आए और इधर प्लानिंग के अंदर हमारा मेजर काम था, हम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाए, जिसके अंदर छोटे प्लान्स भी हैं, जिसके अंदर बेसलाइन्स भी हैं। ये सारे का सारा जो प्लान बना, उसके लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़े। हमें पहले हर हर नॉलेज एरिया का एक प्लान बनाना पड़ा। ज़ाहिर है हमने स्टेप्स में बनाया और फिर हमने एस्टिमेट्स किए। यहाँ पे देखें, ये है करेक्ट रिक्वायरमेंट्स, ये है स्कोप बना, ये है डब्ल्यूबीएस बना, आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनी, उन एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस किया, हर एक्टिविटी का ड्यूरेशन बनाया, वो नेटवर्क डायग्राम वगैरह किए, कॉस्ट एस्टिमेट लगाए, बजट बनाया, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स चेक की, रिसोर्सेज की एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट चेक की, कम्युनिकेशन का प्लान बनाया, ये मैंने आइडेंटिफाई किए, रिस्क एंड सो ऑन, ये सारे के सारे काम कर लिया। अच्छा, अब एग्जीक्यूटिव में आए तो पहले मैंने कहा डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क। जो मेरा प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है एज पर इन अकॉर्डिंग्स विद दिस प्लान, या फिर कुछ चेंजेस, यहाँ पे ये देखिए परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, जो कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप का एक छोटा सा प्रोसेस है। यहाँ पे जो चेंजेस के अप्रूवल आ रहे हैं वो दोनों चाहे प्लान के मुताबिक बनाऊं या चाहे मैं इन चेंजेस के मुताबिक ज़ाहिर है कुछ चीज़ें बनेगी, तो उनको मैं कहता हूँ, उस काम को मैं डायरेक्ट एंड मॉनिटर करता हूँ। और इसी तरह मैंने कहा मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज, अभी थोड़ी देर पहले हमने नॉलेज की बात की। उसके बाद अगर आप देखें ना, स्कोप के अंदर एग्जीक्यूटिव में कोई नॉलेज प्रोसेस इन्होंने नहीं रखा पीएमआई ने, और इसी तरह स्केजुअल में भी कोई प्रोसेस नहीं है और कॉस्ट में भी कोई प्रोसेस नहीं है। बेसिकली इसके पीछे पीएमआई की असम्पशन ये है कि भाई जो स्कोप बन रहा है वो डायरेक्ट एंड मैनेज, जहाँ पे प्रोजेक्ट का काम हो रहा है वही स्कोप है, डिलीवरेबल यहीं से बन रहे हैं। इसी तरह जो टाइम लग रहा है वो भी इसी जगह पे लग रहा है। यही एक्टिविटीज है जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क में काम हो रहा है, वहीं पे टाइम लगेगा और वहीं पे मेरी कॉस्ट भी इनकम होगी। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव में पीएमआई की असम्पशन ये है कि हम इनमें एग्जीक्यूटिव में अलग से कॉस्ट के लिए या स्केड्यूल के लिए स्कोप के लिए कुछ नहीं करते। रादर ये कि इंटीग्रेटेड वे में टाइम भी, काम भी, यानी कि स्कोप भी आपका एंड आपका ये जो स्केड्यूल है, कॉस्ट है, वो भी यहीं एंटर कर रही होती है। उसके बाद हम मैनेज क्वालिटी में आते हैं। अब क्वालिटी से रिलेटेड क्या बातें हैं ये हम कल पढ़ेंगे। एक्चुअल में जिस पॉइंट से मैं वापस इधर आया हूँ वही क्वालिटी से रिलेटेड है। सो नाउ दिस इज लास्ट मिनट एंड क्लास विल एंड नाउ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है आप में भी ग्रुप के अंदर भी यू मे आस्क मी, अदरवाइज कल इंशाल्लाह क्लास के अंदर इफ यू वांट टू, बेहतर आई रिकमेंड कि आप ग्रुप के अंदर बताएं ताकि कल हम इसी से आगे काम स्टार्ट कर सकें। मैं वॉइस नोट के थ्रू एक्सप्लेन कर सर दूंगा। एक क्वेश्चन है सर। सर एक क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड। जी जी। ये जो आपने प्लानिंग के डायग्राम में यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, क्या ये स्टेप्स उसी तरह तरतीब से हैं जिस तरह आपने हमें पढ़ाए हैं, या यहाँ पे ऊपर नीचे प्लानिंग हुए ऐसे हुए ही हैं? होती है, प्लानिंग इसी तरतीब से होगी, बाकी कोई चीज इस ऑर्डर में नहीं होती। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, क्लोजिंग, ये इस ऑर्डर में नहीं होती। प्लानिंग के अंदर जो आपको स्टेप्स बताई हैं वो उसी तरह हो, जो मैंने आपको